हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। ओ, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज स्टैट्स का। चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। सब सामने देख रहे हैं पुत्र। चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर, प्योरली प्रैक्टिकल चैप्टर। बेटा स्टार्ट करूंगा मीनिंग बताकर, बस इतना सा पोर्शन अभी मैं थ्योरी कर दूंगा इसका। बाकी सारा चैप्टर प्रैक्टिकल चैप्टर। बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं लगेंगे बेटा, नंबर ऑफ लेक्चर 4 to 5। ठीक है जी, इसी वीक में खत्म कर लेंगे, ये कंफर्म है मुझे। ठीक है जी, उसके बाद बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आगे बढ़े। देखो बाबू, एक बात बड़ी सिंपल सी है। सबसे ज्यादा चीज अगर कोई तुम्हें 11th क्लास में डरा सकती है वो इको है। ध्यान रखना ये बाबू, वार्निंग समझनी है, वार्निंग समझ लो ये। अगर कोई डरा सकता है तो इको में डरा सकता है, आवेदनी में भी पता लग जाता है इतना तो। कुछ सिलेबस ऐसा होता है, ठीक है ना, सबसे लेंथी सिलेबस है यार, अकाउंट से भी ज्यादा सिलेबस है। ठीक है जी। दूसरा, पेपर बनाने वाले ना भाई साहब बहुत घुमा सकते हैं। भैया स्टैट्स में ही कैलकुलेशन को इतना घुमाया जा सकता है, स्क्वायर रूट में इतना घुमाया जा सकता है कि बच्चा पागल हो जाए। मानते हो ना, ये बात तो सबको पता ही है। बहू तो ना, अभी देखो बात बड़ी सिंपल सी ये है, अगर पिछला खराब भी कर रहे हो ना, मैं फिर ये कहता हूं बेटा, हर नया दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है। आज से सब सही किया जा सकता है, जो पीछे छूट गया वो रिवीजन में सही कर लेंगे। यार हम घर के फेस्टिवल के चक्कर में, घर के हालात के चक्कर में बहुत कुछ छोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, जब सब इकट्ठा हो जाता है ना, फिर हमें लगता है यार अब नहीं कुछ मेरे से हो पाएगा, फिर मोरल जाता है। मैं कह रहा हूं आज से सब सही कर लो। जो पिछला एक दो चैप्टर हुआ है वो रिवीजन में सही हो जाएगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ठीक है जी, ये चीज अगर दिसंबर में सोचोगे ना सर, बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए भी कराना। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगा, आपके लिए करना भी बहुत मुश्किल होगा। ठीक है जी, कोशिश करना आज से सब सही रहे। 6 नंबर का चैप्टर है बेटा, अकेले 6, एक 6 नंबर का क्वेश्चन करने में 6 मिनट नहीं लगते। चलो जी, तो इंडेक्स नंबर चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इंडेक्स नंबर चीज क्या है। मैं सिर्फ ये डेफिनेशन पढ़ूंगा बेटा, पहली डेफिनेशन, और इससे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वैसे ही जैसे ही मैं दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगा, क्लियर तो सब कुछ हो जाएगा बेटा। बाबू कहते हैं एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइंड टू शो चेंजेस इन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ज्योग्राफिकल लोकेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक। बेसिकली बात बोलूं तो बेटा कहते हैं एक इंडेक्स नंबर दो वेरिएबल के बीच के ना चेंजेस शो करता है। वो चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू कमोडिटी हो सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफिकल लोकेशन हो सकते हैं, या बेटा और कोई और कैरेक्टरिस्टिक। वैसे बता देता हूं, ज्यादातर जो बात रहेगी वो हमेशा टाइम रहेगी। दो वेरिएबल का चेंज शो करना ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये काम है इंडेक्स नंबर का। ठीक है जी, और वो कैसे चेंज शो करता है अभी सिर्फ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं, दो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है जी, पुत्र मैं लिख रहा हूं दो फॉर्मूलास। ठीक है जी, उन पर बेस क्वेश्चन करते हैं और बेटा इंडेक्स नंबर का मतलब भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर करते हैं। तो वो इंडेक्स नंबर अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से। बाबू किसी ने टिक्की खानी हो बता देना, बार भैया इंतजार कर। ठीक है जी, अब वो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। फॉर्मूला क्या है बेटा, P01 फॉर्मूला है बेटा, एक सेकंड बाबू, लिखते रहो साथ साथ से, लिखते रहो एक बार साथ साथ फटाफट से।
सामने देखेंगे, आराम से बात को समझेंगे, फॉर्मूला देख के समझ तो आया होगा कि मजाक मजाक खेलोगे। बेटा सिंपल एग्रीगेटर मेथड क्या कहता है? बेटा इंडेक्स नंबर कैसे निकाल सकते हो? ये लिखा हुआ है 01। बेटा 0 रिप्रेजेंट करेगा बेस ईयर को, 1 रिप्रेजेंट करेगा करंट ईयर को। बेटा मैंने फॉर्मूला लिखा, सिग्मा कर दो सारे प्राइसेस का जो करंट ईयर के, अपॉन सिग्मा कर दो सारे प्राइसेस का जो बेस ईयर के, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी बाबू, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बता रहा, पहले एक क्वेश्चन करूंगा, उससे कम से कम बेटा 3 से 4 एनालिसिस करने हैं मुझे, फिर आपको ये पूरा फॉर्मूला क्लियर, इंडेक्स नंबर का मतलब की। अभी आप कोई क्वेश्चन मेरे साथ तो नहीं लिखोगे बेटा, सब सामने देख रहे हो, सब सामने देख रहे हो बेटा। हाँ जी बाबू, हाँ भाई बिल्कुल मंगाता हूँ भैया, जाने के नहीं आज, जब तक तुम्हें टिक्की नहीं खिलाएंगे आज। एक भाई आता है भाई नॉइस कैम्प में, करारे बेचा करता था, पता है? मतलब वैसे कुछ बंदों की स्ट्रगल देख के जिंदगी में लगता है यार कभी इन्होंने ग्रोथ ही नहीं करी। मतलब मैं शायद 4th 5th क्लास में आऊंगा, तब से वो मेरी गली में आ रहे थे, मैं पहले पुराने घर में रहता था, उस गली में भी आते थे। ठीक है जी, फिर हमने घर चेंज करा, कर मतलब उस गली में भी आने लगे। तो भाई साहब कभी मैं उनका पेट कस्टमर था, ठीक है, पता भी लगता उस बात से, तो खैर। तो वो कभी पेट कस्टमर रहा, तो ऐसा था भाई साहब, एक दिन 7 साढ़े 7 के आने का टाइम होता था, तो बहुत तेज तेज बोलने लग जाते थे बताने के लिए कि मैं आ गया हूँ, कि तू आ फटाफट खाने। एक दिन मैं घर पे नहीं था, वो 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, बहुत तेज तेज आवाजें मारते। तो आखिरी में मेरे घर वालों को बाहर निकल के कहना पड़ा कि भैया आज घर में नहीं, आने आने का आपका कस्टमर। तो हालात यही है भैया, अभी आप इसके ग्राहक बन जाओ, ये भाई साहब डबल स्पीड में बजाया करेगा इसी टाइम आकर। भैया ग्राहक, ग्राहक से तो प्यार सबको है यार। चलो जी, तो वो अभी हम पहला इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, और मेरे को 3 से 4 एनालिसिस करने हैं एक क्वेश्चन करने के बाद, प्लीज आप सामने ही देखते रहे। बेटा कहता है गिवन द फॉलोइंग डेटा एंड एज्यूमिंग 2011 एज बेस ईयर, find out index value of the price of different commodity for the year 2023। और मुझे बेटा कमोडिटी दी गई है ए बी सी डी ई, और प्राइसेस दिए गए हैं 2011 के और 2023 के। तो मुझे इंडेक्स नंबर निकालना है, मेरे पास कमोडिटी है बेटा 5, ए बी सी डी ई, प्राइसेस है बेटा 2011 के भी 2023 के भी। बेटा 2011 के प्राइसेस हैं 50 40 10 5 2, और बेटा 2023 के प्राइसेस है लो उत्तर। बेटा सबसे सिंपल बात यह है, मुझे पता है आंसर निकालने में 1 मिनट भी ना लगे शायद किसी भी बच्चे को, लेकिन बात बेटा समझना ही है जरूरी। लगता ही है बेटा इको में कुछ नहीं है समझने का, रोल फंस जाओगे बेटा, एक दिन में फंस जाओगे, 2 दिन में फंस जाओगे, फंस पक्का जाओगे। अब बाबू मेरे पास 2011 भी है, 2023 भी है, खुद ही बता दो ईमानदारी से बेस ईयर क्या होगा? पहले तो क्या ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। बाबू अगर मैं बेस ईयर के सारे प्राइसेस का टोटल कर दूं, सिग्मा वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल को। ठीक है जी, 0 क्या है बेटा? बेस ईयर, पी क्या है? प्राइस। प्राइस ऑफ बेस ईयर का टोटल कर दो एक बार टोटल कर दो बेटा, इट इज 107। बाबू टोटल कर दो प्राइस करंट ईयर का भी, बाबू सबका टोटल कर दिया, ये आया होगा 176। इंडेक्स नंबर कैसे निकाल सकते हैं बेटा? इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो वो अगर मैं सिग्मा P1 को लूं तो 176 है, P0 को लूं तो 107 है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आएगा बेटा शायद 164.49। ठीक है जी, अब वो एनालिसिस शुरू। अब बेटा सामने देखिए, तो वो आधे से ज्यादा बच्चों का ना सोचना ये होता है कि मैं बार बार मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगा तो क्या ये आंसर परसेंटेज में निकल रहा है? जब मैं किसी भी चीज में मल्टीप्लाइड बाय 100 करता हूं तो आंसर परसेंटेज में आता है ना, बोलते हैं यहाँ परसेंटेज के लिए काम नहीं किया जा रहा, यहाँ किस चीज के लिए काम किया जा रहा है ये समझो।
बेटा यहाँ हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा आपने ये देखा कि अगर किसी चीज का दाम, प्लीज सामने देखना, अगर किसी चीज का दाम बेस ईयर में 107 रुपए था तो करंट ईयर में बढ़कर 176 रुपए हो चुका। भाई दालें आपके भी घर भी आती होगी ना, कमोडिटी ये क्यों मानते हो? सोचो ना, एक दाल है 2011 में बेटा 50 रुपए किलो आती थी, अब 80 रुपए किलो हो गई। ये चीनी है बेटा 40 रुपए किलो आती थी, 60 रुपए किलो हो गई। ये चाय पत्ती है 3 रुपए किलो। सर हम ये करने जा रहे हैं, क्या कहता था इंडेक्स नंबर, क्या बताता है? चेंजेस इन टू वेरिएबल with respect to price, with respect to geographical location और any other characteristic, यही बोलता था ना इंडेक्स नंबर। दिख रहा है बेटा, मैं प्राइस के वाइज चेंजेस निकाल रहा हूँ, प्राइस वाइज चेंजेस निकाल रहा हूँ। बेटा अगर किसी चीज का दाम बेस ईयर में 107 रुपए था, वो करंट ईयर में कितना हो चुका है? 176 रुपए हो चुका है। बेटा इससे हम कैलकुलेट क्या करते हैं, अगर कोई चीज बेस ईयर में 100 रुपए की होती तो करंट ईयर में वो कितने रुपए की हो चुकी है, ये निकालता है बेटा। यानी कि अगर कोई चीज बेस ईयर में 100 की थी ना, तो वो करंट ईयर में बेटा 164 रुपए 50 पैसे के आसपास होगी। समझ में? 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? परसेंटेज निकालना नहीं, ये बताना कि अगर कोई चीज बेस ईयर में 100 की थी तो करंट ईयर में उसका दाम कितना हो चुका है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये इंडेक्स नंबर का मतलब समझ में? एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो चेंजेस बताता है बेटा दो वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक। मैंने कहा था मेनली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिख रहा है बेटा? वो बेस ईयर किस ईयर को बोलते हैं? अब ये ना कहना कि 2011, मैं ये नहीं जानना है इस एग्जांपल में बेस ईयर क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बेस ईयर किस ईयर को बोलते हैं, पता है आपको? बेटा उस ईयर को बेस ईयर नहीं, ऐसा भी बच्चे बोल देते हैं कि पुराना साल, जो पुराना साल, ठीक है यार वो तुम्हारी समझ के लिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ बेस ईयर का इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से मतलब क्या होता है। बेटा बेस ईयर उस साल को लिया जाता है जिस साल इंडिया में कोई भी नेचुरल कैलामिटी नहीं आई, जिसकी वजह से किसी भी कमोडिटी के प्राइस में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हुई। आप ये मानते हो बेटा देश में कभी भी कोई नेचुरल कैलामिटी आएगी, कहीं ना कहीं कमोडिटी के दाम में कोई ना कोई प्राइस, कोई ना कोई फ्लक्चुएशन जरूर होगी। और फ्लक्चुएशन होने से क्या होगा बेटा, वो हमेशा प्राइस इफेक्टेड रहेगा बेटा उस साल। अब मैं कहता हूँ बेटा केरला बाढ़ आ गई, हिमाचल बाढ़ आ गई, कोई चीज आती है हिमाचल से, मान लो एप्पल्स, और इस साल बेटा पूरे साल एप्पल 200 रुपए किलो से कम नहीं हुए, बहुत ज्यादा प्राइस से इफेक्टेड है, इसे बेस ईयर नहीं लिया जा सकता। बेस ईयर को किस साल को लेते हैं? जिस साल में इंडिया में कोई भी नेचुरल कैलामिटी नहीं हो। बेटा इंडिया में 2011 बेस ईयर है, बाकी सारे सालों में 2011 से लेकर 24 तक नेचुरल कैलामिटी जरूर। क्लियर है बात? मैंने कहा था मेरे 2-3 एनालिसिस हैं, मीनिंग क्लियर हुआ? ये मतलब क्लियर हुआ? मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों कर रहे हैं? तीसरा बेस ईयर। सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ? सर अच्छा फॉर्मूला बताना कोई बड़ी बात है? मैं इंडेक्स नंबर का मतलब ही ना बताता, लिखता सिग्मा पी पी जीरो अपॉन, सॉरी सिग्मा पी वन अपॉन सिग्मा पी जीरो मल्टीप्लाई बाय 100। अभी क्वेश्चन करके 10 भी हाथ में रख दो गया, 1 मिनट बाद रट लिया होगा, पता भी नहीं होगा क्यों रट रहे। ठीक है ना जी, चीजों को समझो, आगे बढ़ाएं बात को, पक्का से। बाबू मैं दूसरे मेथड की तरफ जा रहा हूं, अगेन मेरा एनालिसिस वैसा ही होगा जैसे अभी था। ठीक है, एक और फॉर्मूला लिखते हैं, बाबू मेरे साथ साथ लिख दो फटाफट से। फटाफट से फॉर्मूला लिख दो तुम तक, जल्दी। लो जी, स्पर्श कर लियो यार, बैठ कर लियो। बाबू अगला एग्जाम्पल ये रहा, कहता है
given the following data and using the price relative method, price relative का मतलब वही है simple average of price relative method. Using the price relative method, construct an index number for the year 2023 in relation to 21 price. ठीक है जी। तो मुझे 2011 के भी प्राइसेस पता है, 2023 के भी पता है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे प्राइस रिलेटिव मेथड से करना है। ठीक है, तो बेटा प्राइस रिलेटिव मेथड से कैसे करते हैं ये भी लिख देते हैं। कॉमोडिटी इस बार नाम ही दे दिए, जब ABCDE दी थी तब भी मैंने आपको ये कहा था कुछ भी मान लो बेटा, एक को राइस मान लो, एक को शुगर मान लो, अब वैसे ही नाम आने शुरू हो गए जैसे कि आने चाहिए थे। और बेटा 2011 के भी प्राइस पता है और बेटा 23 के भी पता है। बेटा कॉमोडिटी दे रखी है मुझे व्हीट, घी, मिल्क, राइस एंड शुगर, राइस एंड शुगर 2011 के भी प्राइसेस हैं, 2023 के भी हैं, शायद ये तो है 100, 8 और 2, 200 और 1, उसके बाद 240, 16 और बेटा 806। लो उत्तर। तो अगर सिंपल एग्रीगेटर मेथड होता, नाम है सिंपल एग्रीगेटर मेथड, सब कुछ एग्रीगेट कर दो, सिग्मा कर दो P1 का, सिग्मा कर दो P0 का, P1 सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये कहते हैं प्राइस रिलेटिव मेथड। बेटा यहां क्या करते हैं, फॉर्मूला था बेटा सिग्मा सेपरेटली P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय n। यानी कि बेटा पहले ये टर्म कैलकुलेट करने की कोशिश करो, बाद में सिग्मा। तो बाबू मैं कैलकुलेट कर रहा हूं P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। लो जी, ये P1। हर कॉमोडिटी का अलग अलग करना है, जो काम अभी आप इकट्ठा कर रहे थे ना सर। अच्छा आपको क्या लगता है ये एक बहुत अच्छा मेजर है जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन करा, ये कोई बहुत अच्छा मेजर है? नहीं यार, यहाँ हर कॉमोडिटी का अलग अलग तो पता लगा नहीं। और अब मैं हर कॉमोडिटी का अलग अलग देखना चाहता हूं। अगर बेस ईयर में इसका दाम 100 था तो करंट ईयर में कितना हो गया? आओ जी बाबू, व्हीट का दाम अभी 100 हो गया, बेस ईयर में 100 था, मैं 100 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर किसी चीज का दाम 100 था बेस ईयर में तो करंट ईयर में कितना हो गया? 200। यहाँ तो एक्चुअली में 200 यूज होगा और बेस ईयर में भी 100 ही था। इधर देखना जी, कोई चीज बेस ईयर में 8 की थी या 40 की होगी, अगर ये 8 वाली चीज 100 की होती तो बेटा इसका दाम कितना हो चुका होता? तो ये 500 हो चुका होता, 5 गुना बढ़ चुका, 5 गुना ही तो बढ़ चुका है। 8 से 40 कितना गुना है? 5 गुना नहीं है। 100 से 500 कितना गुना है? 5 गुना नहीं है। हाँ जी बोलता है बाबू, बेस ईयर में कोई चीज, बेस ईयर में कोई चीज 2 की थी, आज 16 की हो गई। बाबू कितना दाम होता अगर बेस ईयर में 100 की होती, आज 800 की होती? ठीक है जी। तो बाबू ये रीड तो करना आएगा, रीडिंग तो मैंने आपको एक बार सिखाई थी बेटा, क्या मतलब है इस चीज का। बाबू फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लिया है हमने। सर सिग्मा P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, पहले इंडिविजुअल कॉमोडिटी को कंपेयर करा और फिर बेटा उसका टोटल कर दिया। और वो टोटल क्या आया? 200, 500, 700, 1500 और 1000, 2500। फॉर्मूले में लगाओ जी, 2500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमोडिटी या नंबर ऑफ आइटम n, यानी कि बेटा 500। समझदार को इशारा काफी। ऑन एन एवरेज अगर आप बेस ईयर में सामान 100 का खरीदते थे तो आज बेटा 500 का है, ऑन एन एवरेज। अगर मैं सारी कॉमोडिटी की एवरेज निकालूं, यानी कि मैंने प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन में करा क्या बेटा, सबसे पहले अलग अलग कॉमोडिटी का देखा, अगर वो बेस ईयर में 100 की थी तो बेटा करंट ईयर में कितनी हो चुकी है, फिर उनका एवरेज निकालने होगा। रीड किया जा रहा है? डिवाइडेड बाय n करने का मतलब एवरेज निकालना है। सिग्मा एक्स अपॉन एन मीन, शायद कुछ याद है? क्लियर हो मैं इस बात को लिखा? पक्का से रीडिंग हो गई? बाबू 3 क्वेश्चन करके दिखा दो बस, इन्हीं फॉर्मूला पे हो गया। 2 महीने करे, 3 दूंगा तो इतना आ गया बच्चा। शुरू के 3 उत्तर
सेकंड क्वेश्चन सिर्फ प्राइस रिलेटेड मेथड से करना है, यानी कि अलग अलग कॉमोडिटी और एवरेज। पहला क्वेश्चन दोनों मेथड से करना है। सिंपल एग्रीगेटर से आंसर अलग आएगा, प्राइस रिलेटेड से अलग आएगा, आने दो। तीसरा प्राइस रिलेटेड मेथड से ही करना है, लेकिन दो अलग अलग सालों के प्राइस दे रखे हैं बेटा। बेस ईयर ये है, ये करंट ईयर मान के क्वेश्चन करो, फिर बेस ईयर यही है, करंट ईयर इसको मान के क्वेश्चन। ठीक है जी, यानी कि 3 के 5 करो फटाफट से, जल्दी से प्रॉब्लम देते हैं, जल्दी करना। ओ जो कर लेगा वो जा सकता है। आज के लिए इतना ही है पैराग्राफ।